तो स्टूडेंट्स, आज हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, चैप्टर ये स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे इसके नोट्स तो मैंने लगभग कंप्लीट भेज रखे हैं, लेकिन समझने में ये थोड़ा मुश्किल है, तो इसको हम धीरे धीरे अच्छे से समझ लेते हैं। तो एनसीईआरटी में ये चैप्टर 9 है और नाम है इसका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हाँ, वैसे इस साल जो 30% सिलेबस कट किया है उसमें ये इवोल्यूशन टॉपिक पूरी तरह से हटा दिया है। तो फिर इस चैप्टर में जो टॉपिक बचता है वो है हेरिडिटी। ओके, हेरिडिटी। तो हेरिडिटी का मीन होता है ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। पेरेंट्स आप समझते हो, ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है संतान। ठीक है, अगली पीढ़ी, नेक्स्ट जनरेशन, संतानें, उनको हम बोलते हैं ऑफ स्प्रिंग। तो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग में करेक्टर्स का जाना है ना, ट्रांसमिशन मतलब करेक्टर का जाना, इसी चीज को हम हेरिडिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो करेक्टर्स जाते हैं, क्या बिल्कुल वैसे जाते हैं जैसे पेरेंट्स में होते हैं? तो ये बात सही नहीं। हाँ, ज़्यादातर सेम करेक्टर पहुंचते हैं जो पेरेंट्स में होते हैं, लेकिन कुछ बदलाव भी हो जाता है, कुछ चेंज भी हो जाता है। ठीक है, तो ये जो ट्रांसमिशन होता है वो रिजेम्बलेंस के साथ होता है और कुछ वेरिएशन भी आ जाता है इसमें। ठीक है, बाकी ये वेरिएशन क्यों आता है वो भी हम पढ़ने वाले हैं, और ये रिजेम्बलेंस क्यों बनी रहती है इसके बारे में भी हमें थोड़ा सा अंदाज़ा होगा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। ठीक है, तो यहाँ जो वेरिएशन देखा था, तो वेरिएशन का मतलब है डिफरेंस अमॉन्ग इंडिविजुअल्स। तो वेरिएशन मीन्स द डिफरेंसेस इन द ट्रेट्स। ये जो वर्ड ट्रेट है, तो ट्रेट का मतलब होता है करेक्टर। ठीक है, करेक्टर हम बोलें या ट्रेट बोलें एक ही बात है। तो द डिफरेंसेस इन द ट्रेट्स अमॉन्ग इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज, ये सभी एक ही स्पीसीज के मेंबर हैं, मीन्स ये जिराफ हैं सभी, लेकिन इनमें हम देख रहे हैं कुछ डिफरेंसेस भी हैं। क्या डिफरेंस है? यह हमें इनके एक तो बॉडी कलर में डिफरेंस दिखाई दे रहा है साफ साफ। ठीक है, बॉडी कलर में, इवन इनके ऊपर जो ये चकत्ते हैं, ठीक है, वो भी किसी में छोटे हैं किसी में बड़े हैं, इसमें भी डिफरेंस दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है, इसी डिफरेंस को हम बोलते हैं वेरिएशन। हाँ, कुछ डिफरेंस तो ऐसे होते हैं जो हमें दिख जाते हैं, कुछ डिफरेंस, बल्कि ज़्यादातर डिफरेंस तो हमें दिखाई ही नहीं देते। अब स्किन कलर हो गया, आसानी से दिखाई दे जाएगा, या जो हाइट हो गई वो भी आसानी से हमें दिखाई दे जाती है ना, ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी डिफरेंस ऐसे होते हैं जो हमें दिखाई भी नहीं देते। अब इनमें समानता क्या है? जैसे बॉडी की शेप की बात करें तो सबकी बॉडी की शेप एक ही जैसी है, बॉडी की जो बनावट है वो सबकी एक जैसी है। ठीक है, तो ये तो हो गई सिमिलैरिटी। तो इसमें सिमिलैरिटी भी है, इन सभी इंडिविजुअल के बीच अगर देखा जाए तो सिमिलैरिटी भी है और डिफरेंसेस भी हैं, और जो डिफरेंसेस हैं उसी चीज़ को हम बोलते हैं वेरिएशन। ठीक है, तो हमने अभी हेरिडिटी के बारे में पढ़ा था, और ये हेरिडिटी में वेरिएशन भी आ गया दरअसल। तो स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। तो बायोलॉजी की ये एक ब्रांच है जेनेटिक्स, जिसमें हम स्टडी करते हैं किसके बारे में? हेरिडिटी के बारे में और वेरिएशन के बारे में। वैसे ये जो टर्म है, ये जो वर्ड है जेनेटिक्स, इस जेनेटिक टर्म को दिया है बेटसन ने। सो विलियम बेटसन कॉइंड टर्म जेनेटिक्स इन 1906। तो जो हेरिडिटी है, जो ट्रांसमिशन है करेक्टर्स का ऑफस्प्रिंग में, तो
हमें समझ आ रहा है कि वो किस पर डिपेंड कर रहा है, रिप्रोडक्शन पर डिपेंड कर रहा है ना। रिप्रोडक्शन ही वो बेस है, या रिप्रोडक्शन ही एक प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस के द्वारा ही ये पूरा का पूरा ट्रांसमिशन होता है, पूरी की पूरी जो हेरिडिटी है वो होती है। ठीक है, तो हम जानते ही हैं क्योंकि ये हम चैप्टर पढ़ चुके हैं रिप्रोडक्शन। तो एक रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें जो वेरिएशन है, नेक्स्ट मीन्स वेरिएशन जो क्रिएट होगा वो कम क्रिएट होगा, है ना। लेस वेरिएशन क्रिएट इन asexual reproduction, while in sexual reproduction more variation arise। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर देखोगे, जैसे हम 4 पीढ़ी की बात कर रहे हैं, तो 4 पीढ़ी बाद, 4 जनरेशन बाद हमने एसेक्सुअल वाले इंडिविजुअल को देखा। तो यहाँ हमें जो वेरिएशन है, जो डिफरेंसेस हैं, हो सकता है हम ऑब्जर्व भी ना कर सकें, इतने छोटे वेरिएशन हो कि हमें समझ भी ना आए कि इसमें वेरिएशन हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप एक ही जनरेशन में, है ना, जैसे देखा होगा कि गाय है या बफेलो है, अगली पीढ़ी में पता चला उनके बच्चों का साइज छोटा है, या किसी के जो हॉर्न्स हैं बड़े हैं छोटे हैं, तो बड़ा डिफरेंस है। ह्यूमन बीइंग में ही देख लो, है ना, एक जनरेशन में। तो अगर 4 भाई हैं, 4 भाई डिफरेंट हैं बिल्कुल, लंबाई में भी, कलर में भी और बॉडी साइज में भी। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशन है वो ज़्यादा होता है, और ज़्यादा है तो आसानी से हम देख सकते हैं, आसानी से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम शुगर केन है, तो शुगर केन तो जो कटिंग मेथड है उसके स्टेम को कट करके ग्रो करवाते हैं हम शुगर केन को। तो शुगर केन के अगर फील्ड में अगर जाओ आप, तो सभी शुगर केन के प्लांट्स लगभग एक जैसे दिखाई देते हैं, है ना। तो हमें इसका मतलब यही समझना चाहिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन काफ़ी कम एराइज होता है। ठीक है, सो इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर वी शैल बी स्टडिंग द मैकेनिज्म बाई विच वेरिएशन आर क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड। तो हम इस चैप्टर में मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं कि कैसे वेरिएशन आता है और किस तरह से इनहेरिटेंस होती है, या वेरिएशन जो आया वो कैसे अगली पीढ़ी में, अगली जनरेशन में आगे बढ़ता है। द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज of the accumulation of variation are also an interesting point to be considered। तो ये जो वेरिएशन क्रिएट हुआ और अगली पीढ़ी में बढ़ गया, अगली पीढ़ी में, अगली जनरेशन में चला गया, और वही वेरिएशन फिर नेक्स्ट जनरेशन में चला गया, है ना। तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये वेरिएशन बढ़ता भी जा रहा है, मतलब नया वेरिएशन आ रहा है और फिर जो पुराना वाला है वो भी आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये जो एक्यूमुलेशन है वेरिएशन का, इसकी वजह से लॉन्ग टर्म में बेसिकली इवोल्यूशन होता है। मीन्स कोई भी स्पीसीज इवॉल्व होती है, कोई भी स्पीसीज बेहतर होती है, तो बेहतर होने के पीछे जो वजह है वही है वेरिएशन होते जाना और वेरिएशन का एक्यूमुलेशन होते जाना। हर बार नया वेरिएशन, और वो नया वेरिएशन जो आ रहा है वो एक्यूमुलेट भी हो रहा है। तो यही बेस है किसके पीछे, इवोल्यूशन के पीछे। जैसे यहाँ थोड़ा सा हम इस फिगर से देख लेते हैं किसको, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन को। तो ये कोई एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग स्पीसीज है, तो इस इंडिविजुअल की वजह से ये 2 नए इंडिविजुअल राइज हुए। लेकिन यहाँ जो पुराना वाला इंडिविजुअल है वैसी इसकी शेप है, इसकी भी शेप वैसी ही है, तो बॉडी फॉर्म तो बिल्कुल सेम है। लेकिन क्या यहाँ कुछ डिफरेंस आया? हाँ, यहाँ इस ट्रेट, मतलब ये ट्रेट
डिफरेंट है और ये वाला ट्रेट यहाँ पर डिफरेंट है, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट जनरेशन आई तो ये तो सेम है यहाँ पर, लेकिन एक अगला ट्रेट डिफरेंट हो गया, है ना। तो कुल मिला के अगली पीढ़ी में ये वाला वेरिएशन तो पहले से था, एक्यूमुलेट होता जा रहा है। तो यहाँ भी देखो, ये पहले से जो वेरिएशन था वो अभी भी यहाँ है, तो ये एक्यूमुलेशन होता जा रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है। ये हम देख ही चुके हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ही कम माइनर वेरिएशन एराइज, और जो ये वेरिएशन आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले स्पीसीज में वो वेरिएशन किस वजह से आता है, तो वो वेरिएशन आता है म्यूटेशन की वजह से। और म्यूटेशन क्या है कि डीएनए में डिफरेंस आ गया, डीएनए में इनएक्यूरेसी आ गई, वो भी कब, कॉपिंग की, जब डीएनए कॉपिंग होती है। जैसे हमने सेल डिवीज़न पढ़ा होगा, सेल डिवीज़न के दौरान सेल डिवाइड होती हैं तो उनका डीएनए भी डिवाइड होता है। अगली बार अगर वो सेल दोबारा से डिवाइड होना चाहे तो उसके लिए डीएनए डबल चाहिए, है ना। तो डीएनए की डबलिंग है, डीएनए की डबलिंग, दरअसल सेम टाइप का डीएनए वैसा मीन ये है, अगर ये डीएनए था तो कॉपिंग के जरिए या डीएनए रेप्लिकेशन के जरिए ये बिल्कुल वैसे ही डबल डीएनए बन जाते हैं। अगर ये एक था तो एक से दो बन जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डीएनए कॉपिंग या डीएनए रेप्लिकेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन, ठीक है। हम इसको अगली क्लासेस में जो सीनियर क्लासेस हैं उनमें हम डिटेल में डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में जानेंगे। बहरहाल जब डीएनए कॉपिंग होती है या डीएनए रेप्लिकेशन होता है उस समय ऐसा नहीं कि 100% डीएनए बिल्कुल वैसा ही बन जाए जैसा पुराना वाला डीएनए था, ऐसा नहीं है, थोड़ी सी एरर भी आ सकती है उसमें, और जो थोड़ी सी एरर आई वही म्यूटेशन है। यहाँ जो था तो 99.99% तो ये सेम है, लेकिन 0.01 इसमें 0.01% पता चला डिफरेंस भी आ गया। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, इनएक्यूरेसी या म्यूटेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, म्यूटेशन। तो किसी भी डीएनए में पुराने डीएनए के मुकाबले जो डिफरेंस आ जाता है उसी चीज़ को हम म्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो डीएनए में चेंज आता है वो किसकी वजह से आता है, म्यूटेशन की वजह से। आगे बढ़ते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कोई स्पीसीज जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है, हम पहले से ही जान चुके हैं कि उसमें जो वेरिएशन होता है वो ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन आता है। और ये वेरिएशन किन किन वजहों से आता है तो इस चैप्टर में हमें कई वजहें पता चलेंगी, ठीक है। और क्योंकि ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं हेरिडिटी, तो इसमें जिन वजहों से भी वेरिएशन आएगा वो हम सब डिस्कस करेंगे एक टॉपिक में। उस टॉपिक का नाम होगा रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस या लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये चीज़ तो हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले ही हैं। अब जो वेरिएशन आया उसकी वजह से उस इंडिविजुअल को या उन इंडिविजुअल्स को जिनमें वेरिएशन आ रहा है उसकी वजह से उनके सर्वाइवल में इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। जैसे मान लो एक बफेलो थी और उसकी अगली जो जनरेशन आई उसमें चार बच्चे थे, है ना। और किसी का, एक का हॉर्न छोटा था बिल्कुल, एक का हॉर्न काफ़ी बड़ा था, और एक का हॉर्न पता चला एकदम से गायब था, बिल्कुल जीरो टाइप का, है ना, हॉर्नलेस, और एक का हॉर्न ऐसा टेढ़ा मेढ़ा था, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब कौन सी इनमें से बफेलो की जो अगली पीढ़ी है उनमें कौन सा इंडिविजुअल ज़्यादा सरवाइव करेगा या कौन सा कम सरवाइव करेगा। तो ये दरअसल मैटर करता है
कौन ज़्यादा सरवाइव करेगा कंडीशन पर। किस पर? कंडीशन पर। कंडीशन फॉर एग्जाम्पल, मान लो कहीं ये बफेलोज रहती हैं झाड़ियों वाली जगहों पर। अब झाड़ी वाली जगहों पर रहती हैं तो फिर इसके जो हॉर्न हैं इतने बड़े और टेढ़े मेढ़े कि इसके फंस के ये बेचारी आगे निकल नहीं पाएगी, बार बार फंसेगी, तो इसका सर्वाइवल वहाँ झाड़ियों वाली जगहों पर कम हो जाएगा। ठीक है। लेकिन वहीं अगर मान लो ये कहीं ऐसी जगह है, जंगल में नहीं बल्कि इंसानों के पास है, और इंसानों के पास है, और ह्यूमन दरअसल जो हॉर्न्स हैं, जो सींग है, उसका बिजनेस करता है। जितने बड़े सींग होंगे उतना ही इंसान को बेनिफिट होगा। तो फिर तो इंसान इसकी ज़्यादा वैल्यू करेगा, क्योंकि इसके हॉर्न्स बड़े हैं, उनको बेच के, उनको सेल करके ज़्यादा पैसे कमा सकता है। तो यहाँ अगर पता चला इंसानों के पास है तो इसको बेनिफिट हो रहा है इस चीज़ का। ठीक है। अच्छा, अब झाड़ी वाली जगह पर इसको तो नुकसान हो रहा था, लेकिन इसको तो पूरा फायदा होगा क्योंकि इसके सींग काफ़ी छोटे हैं, और इसको भी बेनिफिट होगा क्योंकि इसके सींग गाय भी है एक तरह से। ठीक है। लेकिन पता चला कहीं ये बफेलोज ऐसी जगह हैं जहाँ पर इन्हें जो जंगली इनके शिकारी होते हैं, जो जैसे लॉइंस वगैरह, वो प्रेजेंट हैं, तो फिर बेनिफिट किसको मिलेगा? इसको मिलेगा सबसे ज़्यादा बेनिफिट, क्योंकि इसके जो हॉर्न्स हैं वो नुकीले हैं और बेहतर हैं, तो लड़ाई में इसको बेनिफिट मिलेगा, इनको नुकसान मिलेगा। तो ओवरऑल हमें पता चला जैसी कंडीशन होगी और कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर कोई करेक्टर है तो बेनिफिट मिलेगा, और कंडीशन के जैसा कोई करेक्टर नहीं है तो उसे नुकसान झेलना पड़ेगा। ठीक है। तो चांस ऑफ सर्वाइवल, तो ये किस पर डिपेंड करता है? डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ वेरिएशन, कि किसी भी इंडिविजुअल में किस तरह का वेरिएशन आया है, उसी की वजह से पता चलेगा कि वो उसे ज़्यादा सर्वाइवल का चांस मिलेगा या कम सर्वाइवल का चांस मिलेगा। जैसे यहाँ एक और एग्जाम्पल है बैक्टीरिया वाला, कि बैक्टीरिया में गर्मी सहने की क्षमता इंक्रीज हो गई है ना। अगली पीढ़ी में जो बैक्टीरिया आया उसमें ऐसी ताकत आ गई, ऐसा वेरिएशन आ गया कि वो अब ज़्यादा हीट को झेल सकता है। तो सीधी बात है, ज़्यादा हीट को झेलने वाला अगर वेरिएशन आ गया तो फिर वो गर्म जगहों पर आसानी से रह सकता है, मरेगा नहीं। जबकि जिनमें ये वेरिएशन नहीं है वो वाले बैक्टीरिया मर जाएंगे। ठीक है। तो इसको बेनिफिट मिला। सिलेक्शन ऑफ वेरिएंट्स बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर forms the basis for evolutionary process, as we will discuss in later section. तो जो वेरिएंट्स हैं जिनमें वेरिएशन आया है वो कंडीशन पर ही डिपेंड करेगा कि वो सरवाइव करेगा या नहीं करेगा। तो यही तरीका है, यही एक प्रोसेस है जिसकी वजह से इवोल्यूशन होता है। और इवोल्यूशन इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक है, लेकिन क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि इस साल कोविड की वजह से 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया है, तो हम वो इवोल्यूशनरी प्रोसेस इस साल नहीं पढ़ने वाले, वैसे हमेशा पढ़ते हैं। अब आप मेरे हिसाब से ये 2 क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन है, इफ ए ट्रेट A exists in 10% of a population of an asexually reproducing species, and B trait B exists in 60% of same population, which trait is likely to have earlier। मतलब एक कोई करेक्टर है जो 10% पॉपुलेशन में है और दूसरा जो करेक्टर है वो 60% पॉपुलेशन में। ठीक है, 60% पॉपुलेशन में। तो पूछा है, और वो जो पॉपुलेशन है, वो जो स्पीसीज है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली स्पीसीज है सेम, और कहा है कि कौन सा करेक्टर पहले आया होगा, शुरू में आया होगा, अर्लियर आया होगा, है ना। तो कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। तो ये दोनों क्वेश्चन मुझे इनके आंसर लिखोगे कॉपी में और इसका फ़ोटो खींचोगे और वो मुझे सेंड करोगे। ठीक है, उसी से मुझे अंदाज़ा लगेगा कौन वर्क अपना प्रॉपरली कर रहा है, कौन वर्क नहीं कर रहा।
ठीक है, तो इस चीज़ का मैं हर दिन ध्यान रखूँगा आगे से कि जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे उस वीडियो टॉपिक में, वीडियो लेक्चर में, वो आपको सभी करके आंसर मुझे भेजने हैं। अब हम बात करेंगे रूल्स की। वो रूल्स जिनकी वजह से वेरिएशन आता है, या कौन से वो रूल्स हैं जिनकी वजह से करेक्टर अगली पीढ़ियों में पहुंचते हैं। अब वो वेरिएशन वाले करेक्टर पहुंचेंगे, डिफरेंस के साथ पहुंचेंगे, या एज सच पहुंचेंगे, वही सब रूल्स हैं। जैसे एक रूल है डोमिनेंस, रूल ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ को डोमिनेंस, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, लिंकेज, और भी बहुत हैं। ये रूल्स इनहेरिटेंस वाले, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस या रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस। ये इनहेरिटेंस क्या है? हमने हेरिडिटी पढ़ा था शुरू में। हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर। ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर सिंपली इज इनहेरिटेंस। अभी सॉरी हेरिडिटी। अब इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस इज हाउ ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, कि कैसे करेक्टर अगली पीढ़ियों में पहुंचते रहते हैं, कैसे, हाउ। तो जो वो तरीके हैं, वही तरीके हम जानने वाले हैं, ठीक है। तो वो जो हम ये पढ़ेंगे सभी रूल्स या लॉज, तो इनके जरिए ही हम सीखेंगे कि कैसे अगली पीढ़ियों में करेक्टर ट्रांसफर होते हैं। तो ये जो रूल्स हैं इनहेरिटेंस के, इनमें सबसे पहले जो इनहेरिटेंस के रूल्स हैं वो ऑब्जर्व किए थे एक साइंटिस्ट ने, और उनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। सबसे पहले इनहेरिटेंस के रूल्स दिए थे, और वो इनहेरिटेंस के रूल जो मेंडल ने दिए थे वो ये 3 लॉज थे, रूल्स थे: डोमिनेंस, सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सबसे पहले, जब तक कोई नहीं जानता था इनहेरिटेंस के बारे में कुछ भी डिटेल में, तो इन्होंने कुछ नई चीज़ बताई इनहेरिटेंस के बारे में, लॉज दिए, और ये लॉज पता चला इसमें से कुछ तो पूरी तरह से सच साबित नहीं हुए, लेकिन कुछ काम करते हैं। काम तो सभी करते हैं, लेकिन कुछ हमेशा काम नहीं करते, कुछ हमेशा काम करते हैं। तो यही जो लॉज हैं सबसे पहले दिए, इसलिए हम ग्रेगर जॉन मेंडल का इतना बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है, इसकी वजह से हम बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि जेनेटिक्स में ही हम हेरिडिटी को और वेरिएशन को स्टडी करते हैं। तो ये जो ब्रांच है वो जेनेटिक्स है, तो हम ग्रेगर जॉन मेंडल को बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। तो थोड़ा हमें ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में भी पढ़ना चाहिए। तो ये तुम्हारी एनसीईआरटी में दे रखा है ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में, ये आप पढ़ोगे और समझोगे, ठीक है। और अगर कुछ समझ ना आए तो मुझे बताओगे। बहरहाल कुछ एडिशनल नॉलेज भी है जो कहीं कहीं 10th के एग्ज़ाम में पहले 1-2 बार पूछी गई है। तो वो है, जैसे उनका जन्म कहाँ हुआ, तो वॉर्न इन ऑस्ट्रियन एम्पायर। ये विलेज है हीजेंडॉर्फ, और हीजेंडॉर्फ विलेज, और सिटी है ब्रून, और ऑस्ट्रियन एम्पायर, उस समय का जो एम्पायर है उसे बोलते थे ऑस्ट्रियन एम्पायर। हाँ, लेकिन आज ये वाली जगह पड़ती है चेक रिपब्लिक में। चेक रिपब्लिक में ये वाली जगह आज की डेट में पड़ती है। तो इस समय पर जैसे उनका बर्थ कब हुआ, उनकी डेथ कब हुई, तो ये लिखा है यहाँ, लेकिन उन्होंने जो वर्क है वो कब, कौन से किस समय किया था, तो 1856 से 1863 के बीच उन्होंने अपने सारे एक्सपेरिमेंट जो हम आज पढ़ते हैं वो किए। ड्यूरिंग दिस टाइम मेंडल कैरी हिज
हिस्टोरिकल पी प्लांट एक्सपेरिमेंट। दरअसल इन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट थे वो पी प्लांट पर किए थे, और ये वाला पी प्लांट हम गार्डन पी बोलते हैं। कौन सा है? गार्डन पी। और इस गार्डन पी का जो साइंटिफिक नेम है वो है पाइजम सेटाइवम। ये आप याद रखोगे कि इन्होंने क्वेश्चन कई बार आता है कि ग्रेगर जोहन मेंडल ने कौन से प्लांट पर अपने एक्सपेरिमेंट्स किए, तो जवाब होगा आपका पाइजम सेटाइवम। और पाइजम सेटाइवम को ऐसे हम आम भाषा में बोलते हैं गार्डन पी। ठीक है। और जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, और जो रिजल्ट निकाले, जो ऑब्जर्वेशन थे उनके, उनको हम बोलते हैं लॉ ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस, मेंडल के इनहेरिटेंस के नियम। अब जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए वो एक्सपेरिमेंट पब्लिश करवाए, ठीक है, वो पब्लिश हुआ इस जर्नल में, और वो पब्लिश हुआ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। और उनका जो पेपर था वो पेपर का नाम था, एक का एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, और दूसरा था नेचर ऑफ सेंडर वेरिन, जो कि पब्लिश किया था इस सोसाइटी ने, साइंस जर्नल। ठीक है, ये जर्नल पब्लिश किया था इस सोसाइटी ने, और ये एक्सपेरिमेंट जो मेंडल के हैं पब्लिश हुए साइंस जर्नल में। अच्छा, ठीक है, बात समझ आई कि जो एक्सपेरिमेंट है उनका, वो सभी एक्सपेरिमेंट का ये वो है जो मेंडल ने बोला है ना। एक तरह से कहो ये पेपर है, एक पेपर जो पब्लिश हुआ साइंस जर्नल में, और ये वाला जो साइंस जर्नल है उस साइंस जर्नल का नाम ये है, और उस साइंस जर्नल को कौन सी सोसाइटी पब्लिश करती थी? तो नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। ठीक है, ओके। अब है खास बात क्या कि मेंडल डाइड इन 1884। 1884 में उनकी डेथ हो गई, और वो भी इनके जो भी एक्सपेरिमेंट थे, जो भी इनका वर्क था, इन्हें कोई भी क्रेडिट नहीं मिला, है ना। नहीं पता चला किसी को कि मेंडल ने इतना बड़ा महान काम करके रखा है। तो इनकी डेथ के बाद, है ना, कुछ ईयर्स बाद, लगभग कितनी सालें हो गई, 16 ईयर, आफ्टर 16 ईयर in 1900 Mendel postulates were rediscovered by 3 scientists independently। तो मेंडल की डेथ के बाद कुछ सालों बाद इन साइंटिस्ट ने मेंडल के काम को, मेंडल के जो नियम थे उनको रीडिस्कवर किया। रीडिस्कवर का मतलब ये है कि ये साइंटिस्ट भी वहीं पहुंच गए, उन्हीं रिजल्ट पर पहुंच गए जो मेंडल ने ऑलरेडी करके रखा था। तो इन्होंने जो काम किया, पता चला ये तो पहले और कोई कर चुका है, और इन्होंने ये काम अलग अलग देश में इंडिपेंडेंटली किया, और ये तीनों साइंटिस्ट एक ही नतीजे पर पहुंचे। पता चला ये इस नतीजे पर तो पहले कोई और ही पहुंच चुका है। तो पता चला कि हाँ भाई, मेंडल ने एक ग्रेट काम किया है जो पहले पब्लिश हो चुका है, बस लोगों ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया था। तो आखिर मेंडल के रिकॉग्नाइज न होने के पीछे कौन सी वजह है, वो यहाँ हम देख रहे हैं। एक तो उस समय कम्युनिकेशन इजी नहीं था, है ना। आज की डेट में जैसे देखो तो मीडिया के कई तरीके हैं, तो आज कम्युनिकेशन के तरीके इजी हैं, लेकिन उस समय कम्युनिकेशन के तरीके इजी नहीं थे। हिज वर्क वाज नॉट वाइडली पब्लिश, तो उनका एक ही सोसाइटी ने पब्लिश किया था, बाकी तो उनका हर जगह पब्लिश तो हुआ नहीं था, या कई जगह पब्लिश नहीं हुआ था, एक ही जगह पब्लिश हुआ था, और कम्युनिकेशन इजी नहीं था। तो इसकी वजह से लोगों को तक पहुंचा ही नहीं उनका काम। जब पहुंचेगा नहीं तो रिकॉग्निशन कहाँ से मिलेगा। हिज कंसेप्ट ऑफ फैक्टर एज स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट्स दैट कंट्रोल द ट्रेड्स। अब फैक्टर क्या है?
इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं फैक्टर के बारे में। यहाँ समझ नहीं आएगा फैक्टर, तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें फैक्टर समझ आएगा। तो जब ये फैक्टर समझ आएगा तभी ये पॉइंट समझ आएगा, ठीक है। और अगली बात ये है, मेंडल यूज्ड मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमेना। नॉर्मली बायोलॉजिकल फिनोमेना में कोई मैथमेटिक्स यूज़ नहीं करता, लेकिन मेंडल ने ऐसा किया तो उनके जो कंटेम्प्रेरी थे उन्हें ये बात हजम नहीं हुई, वो इस चीज़ को इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाए कि हाँ भाई ये कैसे होगा, है ना, कि बायो में मैथ कैसे यूज हो सकता है। तो इसलिए भी उनकी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। एक और चीज़ है, जैसे जो भी ग्रेट वर्कर होते हैं, रिसर्चर होते हैं, वो नॉर्मली कई स्ट्रीम को एक साथ जोड़ के, है ना, काम करते हैं, क्योंकि उनकी जो थिंकिंग होती है वो काफ़ी ब्रॉड होती है, या ये कहो खुली हुई होती है। तो वो अपनी रिसर्च के दौरान कुछ भी कर सकते हैं, बायो में मैथ भी यूज कर सकते हैं। जैसे जो भी ग्रेट रिसर्चर हुए हैं अब तक, उनके बारे में सही है, वो आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि बायो है तो केवल बायो के अंदर ही रहेंगे, वो बायो में केमिस्ट्री भी घुसा सकते हैं, मैथ भी घुसा सकते हैं, हो सकता है आर्ट को भी कंसिडर कर सकते हैं। मेंडल डज नॉट प्रोवाइड फिजिकल प्रूफ फॉर फैक्टर। अच्छा, फैक्टर तो अब नेक्स्ट लेक्चर में ही जानेंगे, पता चलेगा फैक्टर क्या है। बहरहाल इसका फिजिकल जो प्रूफ था फैक्टर का, वो मेंडल कभी प्रोवाइड नहीं कर पाए। तो ये मेंडल अनरिकॉग्नाइज कैसे रह गए इतने लंबे समय तक, तो उसके पीछे ही रीजन्स हैं जो आप याद कर लोगे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है यहीं ख़त्म करते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। हाँ, लेकिन आपको जो भी क्वेश्चन है इस टॉपिक के दौरान, इस लेक्चर के दौरान, वो मुझे सॉल्व करके भेजने हैं।